गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है, कौन कौन से विषय हैं या क्या विषय वस्तु रहेगी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की, उसका क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप ऑफ स्टडी क्या होगी, इस बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो चुका था। जब मैंने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया तब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से चेंजेस आए थे, लेकिन वास्तविक मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्राप्त हो सकी इस आधुनिक राजनीति विज्ञान को। आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट ए डेहल, फ्रॉम एटसेट्रा। जो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में आधारभूत, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उस क्षेत्र के बारे में जो आधारभूत मान्यताएं हैं वो ये कि पहला कि अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए मतलब कि जो अध्ययन के बिंदु होंगे वो यथार्थ से जुड़े हुए होने चाहिए, ना कि केवल मूल्य और आदर्शों से। दूसरी बात ये कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए कि जो अंतर अनुशासनात्मक यानी दूसरी डिसिप्लिन्स में, चाहे वो सोशियोलॉजी हो चाहे हिस्ट्री हो, किसी भी अन्य अनुशासन से, अन्य डिसिप्लिन से, अन्य सब्जेक्ट से जो भी राजनीति को समझने में मदद करता हो, उन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हमें राजनीति विज्ञान को समझना है। और तीसरी बात कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि जो मेथड्स होंगे, जो तकनीकें होंगी, जो तरीके होंगे वो वैज्ञानिक होने चाहिए। दूसरे विज्ञानों की भांति राजनीति का भी विज्ञान बन सके, इसके लिए राजनीति अध्ययन का विज्ञान बन सके, इसके लिए आवश्यक है कि जो उपागम है, जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं वो अपनाए जाए, जो वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो। अब इसके क्षेत्र में हम किन चीज़ों को मानते हैं? पहला कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में मुख्यतः मानव का राजनीतिक व्यवहार आता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक कारकों के साथ ही अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, यानी जो डायरेक्टली राजनीति नहीं है, जैसे मैंने कहा ब्लड रिलेशंस, कास्ट सिस्टम। आप जब जाति के आधार पर कोई व्यक्ति वोट करता है तो वोटिंग जो है वो टोटली पॉलिटिकल एक्टिविटी है, राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन जब वो वोट करे कास्ट के आधार पर यानी गैर राजनीतिक गतिविधि, वो जातिगत सोशोलॉजिकल एक सोशल सिस्टम के अंतर्गत वो सोशल जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है वोट के किसको वोट देना है। तो क्या हो रहा है, गैर राजनीतिक तत्व राजनीतिक कारक को भी प्रभावित कर रहा है। ये उदाहरण मैंने दिया। तो आधुनिक राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि वो सभी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक भावनाएं, चाहे वो मान्यताएं हो या कुछ भी ऐसी चीज़ जो राजनीति को प्रभावित करती है, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, उसे हमें आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित करना है। क्षेत्र को विस्तार से बताते हुए सेकंड पॉइंट आता है कि विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन, यानी जो अवधारणाएं हैं, जो जैसे कि कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया, ये जो अवधारणाएं हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इन सब का अध्ययन करना आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र में इन सब अवधारणाओं का वैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित किया गया है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो वैज्ञानिक अध्ययन की हो रही है, साइंटिफिक स्टडी, यानी एक सिस्टम होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। उन व्यक्तियों की अपनी सोच और
मूल्य और आदर्शों पर आधारित नहीं, उन राजनीति विज्ञानों को की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी का छाप होने को उन्होंने दूर करने के लिए कहा है। इसलिए दे आर टॉकिंग ऑफ अ वैज्ञानिक स्टडी, ऑफ अ साइंटिफिक स्टडी, जहाँ पर जो वस्तु है अध्ययन का, जो मानव के राजनीतिक जीवन का, उसका अध्ययन करना इम्पॉर्टेंट है, ना कि वो व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है उसकी सोच के असर का। उनका मत है कि ये ऐसी आधारभूत अवधारणाएं हैं जिनकी पृष्ठभूमि में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है। अब पॉलिटिकल सिस्टम के जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकार हो, सरकार की 3 अंग हैं, और जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स है, ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो इन कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो सत्ता हो, किस तरह से प्रभाव पड़ता है, कैसा, वही ब्यूरोक्रेसी इंडिया में है, वही ब्यूरोक्रेसी दूसरे देशों में है, पर हम ये देखेंगे कि हर जगह उनकी जो कार्य करने का जो तरीका है वो अलग होगा। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उससे अगर हमें उन्हें उसको अच्छी तरह से समझना, तो हमें ये जानना होगा कि उनकी गतिविधियों को, उनके कार्य प्रणाली को कौन प्रभावित कर रहा है, कौन सी परिस्थितियाँ प्रभावित कर रही हैं। ये सारी ही चीज़ें अवधारणाओं से जुड़ी हुई है। हम शक्ति के सिद्धांत को समझें, शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, इस तरह से जितने भी अवधारणाएं पॉलिटिक्स को समझाती हैं, पॉलिटिक्स को समझने में मदद करती है, उन सबको हमें सम्मिलित करना है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में। केवल सरकार और राज्य तक सीमित नहीं रहना है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन, क्योंकि ये आधुनिक राजनीति विज्ञान है। और ये आधुनिक राजनीति विज्ञान बना क्यों? क्योंकि उन्हें समझना था कि जो नए राजनीतिक व्यवस्थाएं उभर कर आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो नए देश आए जिन्होंने वही डेमोक्रेसी अपनाई, वही लोकतंत्रात्मक प्रणालियाँ अपनाई जो पाश्चात्य देशों में चल रही थी, लेकिन उनका सिस्टम पूरी तरह से अलग तरीके से काम कर रहा था। तो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने कहा कि जो अध्ययन होंगे, जो भी राजनीति विज्ञान में समझा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, समझाया जाएगा, वो सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, इन सब के जो भी संघर्ष हो रहे हैं, जो सहमति बन रही है, उन सब को उसके अंदर सम्मिलित करना आवश्यक है। सार्वजनिक समस्याओं का अर्थ उन समस्याओं से है जो संपूर्ण समाज अथवा बड़े भाग को प्रभावित करती है। अपने यहाँ जैसे कास्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, अमेरिका में रेसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू, ब्लैक्स वर्सेस वाइट्स, वहाँ ये इशू रहता है। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी इन अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सोसाइटी का जो प्रभाव है वो हमें समझना होगा। उसी तरह से इंडिया में अगर हमें देखना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भारतीय समाज का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो किस तरह से राजनीति पर पड़ता है। अपने इस गुण के कारण इन समस्याओं को राजनीति का अंग माना जाता है और उनका अध्ययन राजनीति का अध्ययन विषय बन जाता है। ऐसी सार्वजनिक समस्याओं पर विभिन्न व्यक्ति, राजनीतिक दल एवं समूह प्रायः परस्पर विरोधी मत रखते हैं। सो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की, उस पर अलग दूसरे हर तरह के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, सबकी मत अलग हो सकते हैं, विरोधी भी हो सकते हैं एक दूसरे के। इसीलिए इसे संघर्ष की राजनीति कहा है। डाइक और ऑडिगार्ड इसे संघर्ष की राजनीति के अध्ययन को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु बताया है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के राजनीतिक संघर्ष का अंतिम उद्देश्य किसी सार्वजनिक समस्या पर सार्वजनिक सहमति प्राप्त करना होता है। अतः संघर्ष के साथ साथ सहमति की राजनीति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कोई जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम डिस्कस क्यों करें? ताकि हम किसी सहमति तक पहुंच सके कि उनका हम निराकरण किस तरह से करेंगे। तो संघर्ष की राजनीति के साथ साथ सहमति की राजनीति भी आई। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये स्पष्ट है कि इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में काफ़ी सारे मतभेद हैं,
लेकिन आधारभूत बातों में सहमति भी है। जो मैंने आपको 3 बातें शुरुआत में बताई कि इन चीज़ों पर बिल्कुल सहमत है आधुनिक राजनीति शास्त्री कि हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना है और वैज्ञानिक उपागम को प्रयोग में लाना है। तो हम ये देखते हैं किस तरह ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम से मॉडर्न ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस से हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की तरफ चलते हैं और उनमें उसकी परिभाषा और क्षेत्र में क्या अंतर आता है। अब अगली क्लास में इन्हीं टॉपिक्स से जुड़े हुए और विषयों के बारे में बात करेंगे।